गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्रॉप सीजन है। हमने अपना चैप्टर फर्स्ट लेक्चर के बाद एंड किया था फर्स्ट लेक्चर को क्रॉप सीजन पे। तो क्रॉप सीजन की आज हम सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर क्रॉप सीजन की आज हम डिटेल करेंगे। तो क्रॉप सीजन क्या है? पहले तो जो भी हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं या जो भी हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स यूज करते हैं, ईट करते हैं, वो पूरा साल अवेलेबल नहीं होते। उनके ग्रो करने का टाइम, उनके हार्वेस्ट का टाइम जो है सीजन के अकॉर्डिंग होता है, राइट? जैसे कि हम डिफरेंट क्रॉप्स की बात करें, वीट हम वीट है उसको हम ग्रो करते हैं जब हमारा नॉन मॉनसून सीजन होता है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में। तो इस बात से क्या पता चलता है कि सारी क्रॉप्स को हम हर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो समर्स में ग्रो की जाती हैं और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो विंटर्स में ग्रो की जाती हैं। तो उन सीजन्स के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या है? खरीफ क्रॉप। सेकेंड पार्ट क्या है? रबी क्रॉप। क्रॉप सीजन्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में साथ साथ। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? किस कैटेगरी में हमने खरीफ क्रॉप को रखा है? ऐसी क्रॉप्स जो मॉनसून सीजन में आती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन की क्रॉप्स है, ऐसी क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो मॉनसून सीजन की क्रॉप्स नहीं है उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जो क्रॉप्स हॉट और वेट कंडीशंस में ग्रो की जाती है, जैसे कि आप देखो अभी का मौसम, जून का मौसम, जून और जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो हॉट और वेट कंडीशंस में ग्रो की जाती हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो क्रॉप्स कोल्ड और ड्राई, जैसे कि ड्राई मतलब जब ह्यूमिडिटी नहीं है, कोल्ड एंड ड्राई यानी कि जब विंटर स्टार्ट होने वाली है, और ऐसे सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप डिफरेंस में क्या मेंशन करोगे कि हॉट और वेट कंडीशन में जो सॉ की जाती हैं, लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, जो हॉट और वेट कंडीशन में, ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो कोल्ड और ड्राई सीजन में ग्रो होती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। अब हम खरीफ क्रॉप का थर्ड पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ जून एंड जुलाई। आपको पता है कि जून जो है बहुत ही ज्यादा जो है हॉट मंथ होता है, बहुत गर्मी होती है जून में। जुलाई में बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में। तो जब जून का स्टार्ट हो, जून और जुलाई के स्टार्ट में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, सो की जाती हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और दूसरी तरफ जो रबी क्रॉप्स हैं, अक्टूबर और नवंबर में जो ग्रो की जाती हैं, अनिल, अक्टूबर एंड नवंबर में जो ग्रो की जाती हैं उन्हें वो रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब आ गया, ये तो टाइम था ग्रो करने का, अब आ गया हार्वेस्ट होगी। और जो क्रॉप अक्टूबर और नवंबर में ग्रो की जाएगी वो मार्च और अप्रैल में क्या होगी? हार्वेस्ट होगी। वो कब हार्वेस्ट होगी बेटा? मार्च और अप्रैल में, राइट? अब आ जाइए एग्जांपल्स। जो खरीफ क्रॉप है उनके एग्जांपल्स हैं, राइस क्रॉप है,
मेज है, मेज का नाम आपने सुना है, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप्स में आपकी जो है वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है। ये क्रॉप्स जो है रब के अंडर आती हैं। इन्हें मॉनसून सीजन में नहीं ग्रो किया जाता, इन्हें नॉन मॉनसून सीजन में ग्रो किया जाता है। अब अगली बात क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन आपको दो तरीके से इस टॉपिक से आता है। पहला टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन खरीफ एंड रबी। क्वेश्चन से कल एक स्टूडेंट को इसके बारे में बोला था, बेटा आप ध्यान से सुन लीजिए, इफ यू आर इन क्लास नाउ, कि कैसे बनेगा, थ्रू 4 पॉइंट्स आप लिखोगे और साथ में आप एग्जांपल दोगे। अब आ गया इसी क्वेश्चन में से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, कि आपको पूछा जाएगा गिव वन एग्जांपल ऑफ द क्रॉप व्हिच इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ खरीफ या कम्स अंडर कैटेगरी। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को ट्विस्ट करना हो तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, राइस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच क्रॉप। राइस वो कौन से सीजन की एग्जांपल है, या मेज जो है वो किस सीजन की एग्जांपल है। देन यू हैव टू राइट द मेज एंड राइस आर द इक्वल ऑफ द खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन क्रॉप। और रबी की एग्जांपल है वीट, ग्राम और मस्टर्ड, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक क्रॉप सीजन का। हम जो क्रॉप्स है के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, हमारी जो क्रॉप्स है वो सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती है। आ गया आपका अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप मेरी बात यहाँ पर क्लियर पहले सुन लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। कि कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए, कोई भी प्लांट है उसे ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग है, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है, और फूड प्रिपेयर वो खुद करते हैं, लेकिन खुद प्रिपेयर करने के लिए उनको किसकी जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स उन्हें क्यों चाहिए, उन्हें ग्रो करना है, उन्हें सरवाइव करना है, उन्हें इंस्पायर करना है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी जरूरत प्लांट्स को पड़ती है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, लिविंग है। बट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, फर्स्ट कैटेगरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट कैटेगरी है बच्चे मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड सेकंड कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका डिफरेंस करने से पहले इनका मीनिंग समझना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, मैक्रो एंड माइक्रो, प्लांट को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, राइट। और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम, नाम से क्या दिखाई दे रहा है आपको, नाम से क्या पता चल रहा है, माइक्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, माइक्रो का मतलब है स्मॉल। तो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, राइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है, अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स which are required in the large amount or the large quantity by the plants. फिर आप एक डेफिनेशन लिखोगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स which are required by the plant in the small quantity, small amount में चाहिए होते हैं। Then you move to the differences. One side पे 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से फिर आता है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे करने हैं। अभी अभी मैंने 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन करवाया आपको, खरीफ और रबी में डिफरेंस। वहां से मैंने 1 मार्क के 2 क्वेश्चन करवाए। कौन कौन से करवाए कि उनकी एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ कि आपने नोट्स प्रिपेयर में अगला क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या आएगा? पहले डेफिनेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, फिर आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट पॉइंट उसका क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, they are called macronutrients. The nutrients which are required in the small amount, they are called the micronutrients, right? बेटा जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब आप देखो जो बटर होता है, बटर के अंदर फैट होता है। क्या हम सारा दिन बटर खाते रहते हैं? बटर का मतलब है नाश्ते में भी बटर खाते हैं, लंच में भी बटर खाते हैं, इवनिंग में भी बटर खाते हैं, रात को भी बटर खाते हैं। कभी भी किसी ने ऐसा सुना है या ऐसा किया है? नहीं किया। लेकिन अगर हम अपने व्हीट की बात करें, चपाती की बात करें या राइस की बात करें, चपाती हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं और रात को भी खाते हैं। अगर मैं चपाती की बात करूं तो उसके अंदर कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हम पूरा दिन ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हम जो 3 टाइम्स ले रहे हैं और कभी कभी हमें शाम को भूख लग जाती है तो फिर से हम चपाती खा लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हम 4 टाइम्स ले रहे हैं, राइट। लेकिन क्या हम बटर 4 टाइम्स लेते हैं? अगर हम बटर 4 टाइम्स लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी बॉडी में फैट की क्वांटिटी जितनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो वही बात हमारे अंदर है जो कि हमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें भी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही प्लांट का केस है, प्लांट्स को भी कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स उन्हें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें ज्यादा अमाउंट में चाहिए they are called macronutrient और जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कम अमाउंट में चाहिए they are called the micronutrients। जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो बॉडी बनाते हैं, बिल्डिंग प्लांट बॉडी। सेकंड पॉइंट मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? दे बिल्ड द प्लांट बॉडी। अब हम चैप्टर प्लांट्स का कर रहे हैं तो वो प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं। दे बिल्ड द प्लांट बॉडी, जो ज्यादा अमाउंट में है वो हमारी बॉडी बनाते हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी नहीं बनाते। अब अगर वो हमारी बॉडी नहीं बनाते तो हम उन्हें क्यों ले रहे हैं, क्यों चाहिए हमें? आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो फूड हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स अमाउंट में होता है। कॉम्प्लेक्स अमाउंट का मतलब डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, राइट। वो डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो उस डिफिकल्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? एंजाइम्स, रफेज, ठीक है, हमारा वाटर। तो जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, हमारे फूड को सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं, जब उन्हें हम कम अमाउंट में लेते हैं। जैसे कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो कोई एंजाइम एक्टिवेट, वो कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं कर रहे, वो हमारे बॉडी के एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी फूड की बात करें,
मैं तुम्हारे साथ कंपेयर इसलिए कर रही हूँ सो दैट यू शुड वेल अंडरस्टैंड द टॉपिक। जैसे तुम अपनी बात करो, तुम चपाती के साथ वेजिटेबल लेते हो, दाल लेते हो, लेकिन उसके साथ सैलेड लेते हो। सैलेड का क्या काम है? सैलेड का काम है उसको रफेज का काम करता है। जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया उसको ब्रेक डाउन, उसका ब्रेक डाउन फास्ट हो, उसके ब्रेक डाउन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका ब्रेक डाउन होकर वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो बिल्कुल वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने में हमारी हेल्प करते हैं। बिल्कुल सिमिलर केस प्लांट्स के अंदर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट बिल्डिंग बॉडी नहीं बनाते, बिल्ड नहीं करते बॉडी को, लेकिन हेल्प करते हैं एंजाइम एक्टिविटीज। नाउ वी मूव टू द एग्जांपल्स। कौन से ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं? दे आर नंबर 1 नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या है? वो नाइट्रोजन है। फिर क्या है? फॉस्फोरस है। आपने सुना भी होगा, फर्टिलाइजर के नाम सुने होंगे कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं बहुत ज्यादा। फॉस्फोरस रिच सॉइल होनी चाहिए, कैल्शियम रिच सॉइल होनी चाहिए, सॉइल में पोटेशियम होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और जैसे कि आप भी नाम नोट कर लीजिए इनके, मैंने इनके सिंबल लिखे हुए हैं तो सो दैट कि आपको इसके सिंबल भी पता चल जाए। जैसे कि मैंने लिखा है सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर मैंने लिखा है फॉस्फोरस, फिर मैंने लिखा है पोटाशियम, फिर लिखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन सल्फर। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, राइट। ये ज्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, क्या ग्रो कर रहे हैं हम, राइट। उसके बाद आ गए माइक्रो। आयरन, आयरन एग्जांपल है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। मैग्नीज, जिंक एग्जांपल है। देन मैंने क्या लिखा है? कॉपर। फिर मैंने लिखा है बोरोन। आप इनके सिंबल के साथ इसके नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, गिव एनी 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट की आप क्या एग्जांपल दोगे? मैंने आपको 5 एग्जांपल, आपको माइक्रो की 5 में आपको मैक्रो कोई भी 2 एग्जांपल आप अपने 1 मार्क के क्वेश्चन में लिख सकते हो। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, तो आप 1 मार्क का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ, जब हम एक ग्रो करते, नंबर 1 क्या है? मैन्योर है। नंबर 2 क्या है बेटा? फर्टिलाइजर्स है। इनको, इस टॉपिक को, जो हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर का टॉपिक है, इस टॉपिक को करवाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। बेटा, हमारे जो सॉइल होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। सॉइल क्या होती है हमारी? रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल की बात कर रही हूँ, जो प्लांट्स और एनिमल डिके से, आपको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स डिके मैटर से जो खाद अपने आप बनती है, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देती है। और उसके अंदर हेल्प कौन करते हैं? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर उसको, डेड मैटर को डीकंपोज करते हैं। डेड मैटर जब डीकंपोज होती है बेटा, तो वो डेड मैटर से सॉइल क्या होती है? न्यूट्रिएंट रिच होती है। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होती है। तो जब सॉइल को नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले, जब सॉइल को क्या मिले? नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले, तो जब सॉइल नेचुरली रिच हो, तो ऐसी
न्यूट्रिएंट्स को, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को मैन्योर बोलते हैं। लेकिन जब हम क्रॉप्स को बार बार ग्रो करते रहते हैं, हम बीच में गैप नहीं देते। गैप क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया हमारा जो है, क्रॉप डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। तो हम एक क्रॉप को काटते हैं, दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, फिर काटते हैं, फिर ग्रो कर देते हैं, फिर काटते हैं, फिर ग्रो कर देते हैं। तो जब हम सॉइल को नेचुरली तरीके से न्यूट्रिएंट्स रीगेन करने का टाइम नहीं देते, तो सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। समझ आई? फिर से बोल रही हूँ इस बात को कि जो हमारे प्लांट पार्ट्स होते हैं, एनिमल पार्ट्स होते हैं, डेड प्लांट पार्ट्स, डेड एनिमल पार्ट्स, वो डीकंपोजर्स की हेल्प से डीकंपोज होकर सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरली सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम मैन्योर बोलते हैं। लेकिन जब ये हम बार बार क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये यूटिलाइज हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें रीगेन करने का टाइम नहीं देते, दोबारा बनने का टाइम नहीं देते, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तब उस केस में हम लेबोरेटरीज के अंदर केमिकल तरीके से केमिकल्स डालकर आर्टिफिशियल मेथड से उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं, और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में इनपुट करते हैं सॉइल में उसका। ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स, ये भी सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं, ये भी सॉइल को रिच कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स से। लेकिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल वेस्ट से नहीं बनते, इन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मैन्योर्स भी न्यूट्रिएंट रिच है और फर्टिलाइजर्स भी न्यूट्रिएंट रिच है, लेकिन मैन्योर नेचुरल है और फर्टिलाइजर्स मैन मेड है, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया हुआ है, आर्टिफिशियल है। एम आई राइट? लेकिन अब आपको अच्छे से पता है कि जो सब्सटेंस केमिकली प्रिपेयर किया जाता है वो हमारी डिमांड्स को तो फुलफिल करता है, लेकिन वो जो है हमारे को बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स देता है, हमें डिजीजेस कर सकता है। आप कोई केमिकल खाना पसंद थोड़ी करोगे। आपके अंदर अगर केमिकल्स जाते हैं तो वो केमिकल्स आपको नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हाई होने की वजह से हमें इनको हमारी जब सॉइल है हम उसका गैप नहीं दे पाते, तो हमें इन्हें आर्टिफिशियली तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है और हमें इनपुट करना पड़ता है। सो व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिएंट्स। ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, but they are prepared in the laboratories, they are chemically prepared। अब आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। मैन्योर्स का आपको अभी बताया, फर्टिलाइजर्स का भी अभी बताया, तो आप इसका एक पॉइंट ये बना सकते हो, मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है। मैन्योर इज ए
नेचुरल सब्सटेंस। और फर्टिलाइजर में आप क्या लिखोगे? फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड या ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड है या मैन मेड सब्सटेंस है। राइट, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका है, ये जो है मैन्योर, ये ऑब्वियसली है कि जो प्रोसेस नेचुरल होगी, प्लांट डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करेंगे, इट टेक्स टाइम, ये स्लो प्रोसेस है। फर्टिलाइजर ने फटाफट एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिक्स किया, इसे बनाया, तो इट इज ए फास्ट प्रोसेस। अब थर्ड पॉइंट देखिए, मैन्योर जो है सॉइल के अंदर प्रिपेयर होते हैं। तो उस सपोज हमारे जिस एरिया में हमने क्रॉप ग्रो करनी है वो सॉइल बहुत रिच है, और फिर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे प्लेस पे हम वो वाली क्रॉप ग्रो करें, लेकिन वहां की सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है, तो हम यहाँ के न्यूट्रिएंट्स वहां ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो लेबोरेटरी में बने हैं वो हमें जितनी अमाउंट में चाहिए हम उनको पैकेट्स में डालते हैं, हम उन्हें एक सिटी से दूसरे सिटी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से उसको भेज सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि हम सॉइल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो मैन्योर्स हैं कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, right, cannot be transported from one place to another। और फर्टिलाइजर्स में आप क्या करोगे? कैन बी ट्रांसपोर्टेड, राइट। और फोर्थ पॉइंट आपको अभी बताया मैंने क्या बनेगा कि जितनी अमाउंट में हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए उतनी अमाउंट में हम लेबोरेटरी से प्रिपेयर करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उतने अमाउंट में। लेकिन मैन्योर हम अमाउंट उसकी चेंज नहीं कर सकते, स्पीड उसकी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है? दोबारा से सुनो इस बात को। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर जो है मैन मेड सब्सटेंस है। मैन्योर जो है स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस होता है, स्लो प्रोसेस है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और फर्टिलाइजर्स हम जितने मर्जी केमिकल्स परचेज करके हम उसे ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, ये हमारी फास्ट प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट मैंने बोला कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और it can be transported from one place to another place। और आपका फोर्थ पॉइंट मैं लिखने जा रही हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो 3 पॉइंट मैंने आपके यहाँ लिखे। नाउ आई मूव टू द फोर्थ पॉइंट, यहाँ मैन्योर, यहाँ फर्टिलाइजर। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था मैंने? अमाउंट जो है, अमाउंट इज स्मॉल, और इसमें आप एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट में, जितनी अमाउंट में आपको चाहिए आप उतनी अमाउंट में ले सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैन्योर है वो नेचुरली बन रहे हैं तो उस पर कोई खर्चा नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली जो मैन्योर है वो चीप है और इसे हमें परचेज करना पड़ता है, केमिकल्स से बनी हुई है ये। तो इसका फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ? कॉस्टली, राइट। ये क्या है? कॉस्टली है। वो क्या है? हमारे सस्ते हैं, चीप हैं, और वो क्या है? कॉस्टली है। जो चीज नेचुरल तरीके से बनेगी वो कॉस्टली नहीं होगी, और जो चीज आपकी परचेज करोगे, केमिकल्स बड़े कॉस्टली होते हैं और उनको परचेज करोगे और उससे आप बनाओगे तो वो क्या होगी? कॉस्टली होगी। लेकिन हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। अभी अभी बताया क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम सॉइल को न्यूट्रिएंट रीगेन करने के लिए नहीं छोड़ सकते,
तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई तो आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजर्स इनपुट कर दिए, फर्टिलाइजर यूज कर दिए, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। हम वेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी क्रॉप डिमांड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस टॉपिक के आपका आज का लेक्चर ध्यान से सुनिए। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने एक क्रॉप सीजन करा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड 1 मार्क के वेरी शॉर्ट करे। फिर हमने टॉपिक करा न्यूट्रिएंट्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट करे, 1 मार्क के क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में से करे। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक आज हमने करे। और आपका होमवर्क क्या है? आपको यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और यहाँ तक आपको क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर करके लर्न करना है, इनको साथ के साथ लर्न करना है इन टॉपिक्स को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारा लर्न करना है, ठीक है। एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। आकाश सर, आकाश